आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग झारखंड में अंग्रेज़ों के प्रवेश को समझेंगे कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने प्रवेश किया। पिछले क्लास में हम लोगों ने 1767 तक को देख लिया था कि यहाँ तक बात हो चुकी थी कि 1767 में ला करके बात को समाप्त किया था। इसके बाद बात हुआ था कि अब हम लोग विभिन्न राजवंश में देखेंगे कि कहाँ पे कैसे कैसे ये लोग किस किस अवसर का लाभ उठा करके अपना वहाँ पे पक्ष मजबूत किया, वहाँ के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि 1765 में ये आप लोग को भारतीय इतिहास के संदर्भ में आप लोग देख चुके होंगे कि 1765 में अंग्रेजों को मुगल उस समय के जो सम्राट हुए शाह आलम द्वितीय, उनसे बिहार, बंगाल ये सब का इनको क्या मिला था, दीवानी अधिकार मिल गया था। तो बिहार के अंतर्गत ही हमें शामिल किया जाता था झारखंड को। हालांकि बिहार का और झारखंड का और बंगाल का ये सबका परिप्रेक्ष्य अलग अलग था, अलग अलग बैकग्राउंड था। तो झारखंड को उसी समतुल्य में रखना, सबसे पहली गलती तो इन लोग की ये थी कि झारखंड को इन लोग को समतुल्य मान लिए कि अगर बिहार और यहाँ का दोनों का कंडीशन सिनारियो अलग अलग ही था। यहाँ के जो राजा थे वो कभी भी आज तक जो कह सकते हैं प्राचीन भारत से लेकर के अभी तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि झारखंड पे किसी भी शासक का, चाहे वो कोई भी हो, कि उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो सके और लगातार उसके अधीन बना रहे। ऐसा होता था कि आते थे लोग, आते रहते थे, कभी मुगल आ गए, कभी मराठा आ गए, कभी शशांक आ गए, कभी भाई साहब वो गौड़ आ गया, तो ये सब आता रहा। तो आने के साथ क्या होता था कि आता था और यहाँ पे जब आया उस समय अधीनता स्वीकार कर लिए। यहाँ पे भाई हीरा वगैरह का तो कमी नहीं था, कुछ हीरा दे दिए, कुछ पैसा दे दिए और वापस भेज दिए। क्योंकि ये पठारी इलाका था, बहुत ज़्यादा उपजाऊ था नहीं, तो उन लोग भी इतना जोर नहीं दे पाता था कि बहुत बड़ा राशि यहाँ से तो मिल नहीं सकता था। तो इस टाइप का चल रहा था। तो अब वो लोग सोच रहा था कि यहाँ पे लगातार कर वसूले, तो जो कि ये संभव नहीं था। तो अंग्रेजों का उसके बाद यहाँ पे कूटनीति स्टार्ट किया कि भाई 1765 में इन लोग को मिल गया दीवानी अधिकार। तब तो इन लोग समझ गए कि अब तो ये हमारा क्षेत्र है, अब इससे वसूलेंगे, लेकिन यहाँ कोई देता ही नहीं था। तब फिर वो लोग कूटनीति लगाया और चीज़ों को समझते हुए फिर कैसे कैसे सबको शामिल किया। इस चीज़ को आज हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते ही हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों ने झारखंड में जो प्रवेश किया वो 1767 में सिंहभूम के क्षेत्र से किया। सिंहभूम, और सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है उस समय में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे 3 मुख्य क्षेत्र देखने को मिलेंगे। चलिए डायग्राम बनाते हैं, उससे हम लोग समझते जाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए कहाँ से प्रवेश किया था, तो सिंहभूम से, उस वाले क्षेत्र में सबसे पहले प्रवेश किया। और सिंहभूम के क्षेत्र में उस समय 3 राजवंश बोल सकते हैं या फिर 3 क्षेत्रीय शक्तियां बोल सकते हैं। एक तो था आपका पोरहाट, लेकिन सबसे पहले वहाँ विद्रोह देखने को मिला, इसलिए पहले उसको देख लेते हैं हम लोग, ढालभूम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ढालभूम। एक था आपका पोरहाट, और इसमें सरायकेला इंक्लूडेड है। सरायकेला राज्य का जो अलग से गठन हुआ था, विक्रम सिंह, अर्जुन सिंह ने जो दिया था 12 गांव अपने चाचा को, विक्रम सिंह, वो वाला। और एक था आपका कोल्हान, या फिर इसको हो देशम भी बोलते थे उन लोग, हो लोगों का राज्य, देश, कुछ भी कह लीजिए वो। तो ये 3 मुख्य क्षेत्रीय शक्तियां थी, वो थी। अब इन लोग तीनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है।
तो सबसे पहले यहाँ पर 1767 में इन लोग पहले से प्लान बना रहा था, 1-2 साल पहले से कर रहा था कि यहाँ पे चढ़ाई किया जाए। ये वाला एक जो क्षेत्र था इधर से इन लोग देख चुका था रास्ता कि इधर से बंगाल में और साउथ वाला में इधर में इन लोग का नज़दीक पड़ता था, और चूँकि मराठा वगैरह का भी था। तो सबसे पहले इन लोग का क्या किया कि 1767 में ढालभूम वाले क्षेत्र में इंटरफेयर किया कि वहाँ पर भेजा गया। तो सबसे पहले 1767 में हमला करने के लिए आए भाई साहब फर्ग्यूसन ने 1767 जनवरी वाला महीना ही था, शुरुआती एकदम। तो इस समय में फर्ग्यूसन जो यहाँ पर भाई साहब आए, तो यहाँ पे ये आने के साथ वहाँ से स्टार्ट किए, अपना मिदनापुर से आना स्टार्ट किए। ठीक है, मिदनापुर से आते आते फिर वो आपका बलरामपुर वगैरह साइड होते हुए घाटशिला पहुँचे। तो वहाँ से और जो राजवंश वहाँ पे पड़ रहे थे वो सबको हराते हुए आए। इन लोग ये कोशिश किए कि यहाँ पे सबसे पहले सहानुभूति वाला कार्ड खेला जाए कि यहाँ का जो ढालभूम का राजा था उसका एक भतीजा शासक था इधर में बड़ा भूम में। तो सोचा कि उसको अपने साइड कर लें, तब जा कर के वहाँ पे आक्रमण करें तो वो वहाँ के लोगों का सहानुभूति भी मिल जाएगा। लेकिन शुरुआत में तो वो तैयार हो गया, लेकिन फिर बाद में मुकर गया। तो फिर कोई बात नहीं है, वो सबको छोड़ते हुए फिर वो लोग सीधा आगे आ गए। और मिदनापुर, इधर आपका सुपुर एक जगह था, सुपुर, उसके बाद आपका क्या नाम है इसका बलरामपुर, इधर होते हुए आपके घाटशिला पहुँचे। तो यहाँ से जब इसका फर्ग्यूसन का सेना निकला, सुपुर आया, तो इन लोगों को खबर तो हो गया कि बोल ठीक है। लेकिन बलरामपुर आया और बलरामपुर से जैसे आगे बढ़ा था तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ढालभूम वाले जो लोग थे वो लोग इसका प्रतिरोध करने लगे। और कहा जाता है उनके रास्ते में जब वो आ रहे थे तो रास्ते में पेड़ गिरा दिए, तीर से पत्थर से हमला कर रहे थे ताकि वो लोग वापस चले जाए। लेकिन वो सभी इन लोगों को दबाते हुए लास्ट में जब घाटशिला पहुंच गया तब ढालभूम राजा को लगा। ये वाला मैप आप लोग को क्लियर है या नहीं, देख लीजिएगा। तो ये अभी जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है ना, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, ये वाला कंबाइंड मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, इधर आपका पूर्वी सिंहभूम, इधर पश्चिमी सिंहभूम, इस टाइप का है ना। तो ये वाला मान लीजिए इधर हो गया आपका सरायकेला, ये कोल्हान वाला क्षेत्र, और ये ढालभूम क्षेत्र। इसी में आपका ये पोरहाट हो गया, और बीच में यहाँ पे आपका सरायकेला राज्य हो गया। तो ये वाला मैप देख लीजिएगा, इधर आपका ढालभूम था, जहाँ पे अभी पूर्वी सिंहभूम है ना, वहाँ पे ढालभूम, घाटशिला वगैरह हम लोग जान रहे होंगे, वहीं पर है। तो जब यहाँ पे ये लोग रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब ये सब को रोकने में नाकामयाब हो गया ढालभूम का राजा, जब ये लोग घाटशिला पहुंच गया तब फिर वो क्या किया, अपने पूरे महल में ही वो आग लगा दिया। जब फर्ग्यूसन यहाँ पर पहुंचा महल में, तब देखता है कि पूरा महल में आग लगा हुआ है। तो वो बोला कोई बात नहीं है, इसी पे कब्जा कर लेते हैं। कहा जाता है कि वो मार्च में जब यहाँ पे पहुंचा था तभी देखा कि आग लगा हुआ है, और वो उसी पर कब्जा कर लिया। और जगन्नाथ ढाल, यही ढालभूम का जो राजा था, उसका नाम कहीं पे मेंशन नहीं है, तो यही कहा जाता है ढालभूम राजा। और उसका जो भतीजा हुआ जगन्नाथ ढाल, इसको क्या किया, राजा बना दिया, राजा घोषित कर दिया ढालभूम का, नया राजा जगन्नाथ ढाल। और उसके बाद फिर ये फर्ग्यूसन वे वापस चला गया। तय हुआ मालगुजारी 5500 रुपया कि भाई इतना देंगे सालाना, और इतना में डील हुआ और वो लोग वापस चला गया। यहाँ तक तो कहानी ठीक था। लेकिन उसके अगले ही साल 1767 में जैसे कि इसे राजा बनाया गया, 1768 में ये क्या किया, फिर से यहाँ पे गड़बड़ी हो गया। जगन्नाथ ढाल था, ये भी महत्वाकांक्षी था और अपने आप को स्वतंत्र करना चाह रहा था, और पब्लिक का इसे सपोर्ट भी था। वहाँ के आम जनता इसे बहुत मानती थी जगन्नाथ ढाल को, और इसलिए क्या किया,
कर देना के लिए मना करने लगा। तब फिर यहाँ पर भेजा गया लेफ्टिनेंट रुक को कि बोला भैया जा कर के देखो यहाँ पे, पिछले ही साल तो उसको भाई राजा बना करके आए हैं और इतना जल्दी वो अपने बात से मुकर जा रहा, पलट जा रहा है, जरा जाके देखो भाई क्या बात है नहीं है। लेफ्टिनेंट रुक आया, अपना पूरा सेना वना पूरा ताम झाम के साथ आया। जैसे ही आया तो पता चला कि जगन्नाथ ढाल देखा कि वो पहुंच रहा है, ये भाई साहब वहां से अपना महल छोड़ करके निकल लिए। तो जगन्नाथ ढाल तो पकड़ा ही नहीं। तो ये भाई साहब जब बोला कि इतना दूर आए हैं तो किसी को तो ले जाना होगा। जगन्नाथ ढाल के भाई थे नीमू ढाल। नीमू ढाल लेफ्टिनेंट रुक क्या किए, यही नीमू ढाल को पकड़ के लेते चले गए। इसके बाद अपना गए मिदनापुर, अपना जो मुख्यालय था इन लोग का, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि ये उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर क्या किया जाएगा, तो उसके बाद फिर कैप्टन मॉर्गन को भेजा गया। तब फिर ये आया और आ करके क्या किया, देखा कि भाई जगन्नाथ ढाल तो है नहीं, तो फिर कोई बात नहीं है, उसको अपदस्थ करके नीमू ढाल को उसका जो भाई था जगन्नाथ ढाल का, इसे राजा बना दिया और वापस चला गया। लेकिन अगर जनता में इसका इतना पकड़ था, वहाँ की जनता जब इसे इतना चाहती थी, तो ये अपने राजा को अपदस्थ होने देगा? साधारण सा सिंपल बात है, स्वाभाविक तौर पे कि इसे अपदस्थ होगा तो वो वहाँ पे विद्रोह होगा। और वही चीज़ फिर हो रहा था। ये लगातार 1768 में ला करके नीमू ढाल को गद्दी पे बैठाया, लेकिन 1768 से ये बेचारा शांति से बैठ नहीं पाया। 1773 में ऐसा कंडीशन हो गया था कि जो ढालभूम का जो ओरिजिनल क्षेत्र है, उसका 3/4 पे राज चल रहा था जगन्नाथ ढाल का, और मात्र एक चौथाई जो भूभाग था उस पर कब्जा था नीमू ढाल का। जो वहाँ का औपचारिक रूप से जो राजा था, अंग्रेजों के द्वारा जो नियुक्त किया गया था नीमू ढाल, उसके हिस्से में मात्र 1/4 राज्य ही था, भूभाग, और 3/4 जगन्नाथ ढाल के अधिकार क्षेत्र में था। ये सोचिए, ये अंग्रेजों से इसको नामित किया था, अंग्रेज का फुल सपोर्ट इसे था, लेकिन फिर भी जो पब्लिक थी वो इसके सपोर्ट में थी। वहाँ के जो भूमि जनजाति हुए वो भी इसके साथ में सहयोग कर रहे थे। तो जब ये चीज़ पता चला कि 3/4 तो इसके पास है ही, और फिर ये अटैक कर रहा है नीमू ढाल पे, 1/4 जो है उसको भी हड़पने की कोशिश कर रहा है, तब फिर जा करके फिर मिदनापुर से फौज भेजा गया कि जा भाई जरा देखो, उसको जा करके बचाओ, उसका राज्य वापस लाओ। वो आखिर हमारा ही, वो क्या बोल सकते उसको, क्या बोलते उसको, नुमाइंदा वही है। तो जब वहाँ पे सेना आ रही थी, तो एक जगह है बंगाल में हल्दी पोखर, सेना जब वहाँ पहुंची तो ये लोग क्या अटैक करने आएगा, जगन्नाथ ढाल बोला कि अच्छा हम लोग पे अटैक करने आ रहा है, आओ। तो हल्दी घाटी में जैसे ही ये यहाँ पर अपना छावनी बना करके वहाँ पे सेना रुका, पता चला यही लोग उस पर अटैक कर दिया। वो लोग बेचारा वहीं से लौट गया, और उसके बाद फिर जा करके इन लोग भी रिपोर्ट मिला, अपना अधिकारी वगैरह भेजा, पता किया कि क्या सिचुएशन है। तब फिर सिचुएशन से पता चला कि जो यहाँ की जनता है ढालभूम की, वो फुल जितने भी हैं वो सारे जगन्नाथ ढाल के सपोर्ट में हैं, तो राजा इसी को बनाना ही पड़ेगा। तो लास्ट में जा करके 1777 में जगन्नाथ ढाल को ही राजा मानना पड़ा इन्हें। और उसके बाद फिर जगन्नाथ ढाल भी क्या हुआ, इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, बोले कि ठीक है, अब हम लोग नियमित रूप से कर आपको देते रहेंगे। और इस तरीके से फिर यहाँ पर ये एक तरह से कह सकते हैं कि ढालभूम वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश वहाँ तक सफल हो गया। जब यहाँ पे ये अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब उन लोग का यहाँ पर प्रभाव आ गया। तो इतना कहानी था यहाँ पर कि
क्विक में कि यहीं पे जगन्नाथ ढाल फर्गुसन आया, यहाँ का जगन्नाथ ढाल जो था वो अपने महल में आग लगा के भाग गया, तो उसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया गया 1767 में ही। उसके बाद 1 साल के बाद ही गड़बड़ी होने लगता है, तब फिर भाई साहब आ जाते हैं लेफ्टिनेंट रुक, और रुक क्या करते हैं, नीमू ढाल को उठा के लेते चले जाते हैं। फिर आते हैं भाई साहब कैप्टन मॉर्गन, वो आकर के नीमू ढाल को राजा बना देते हैं, लेकिन वहाँ की जनता इन्हें राजा मानती नहीं है, और फिर बाद में ये लगातार होते रहता है। जगन्नाथ ढाल अपना इधर उधर से रह करके ये अपना राज्य चला रहा था, और ढाल भूमि का जो क्षेत्र था उसका 3/4 उसी के अंडर में था, उसके कंट्रोल में था। 1/4 नीमू ढाल में था, वो भी उस पर हड़प रहा था। फिर ऐसा सा हुआ कहानी, लास्ट में 1777 में जगन्नाथ ढाल को ही अंग्रेजों को यहाँ का वास्तविक शासक मानना पड़ा, और फिर उसके बाद संधि हो गई, और उसके बाद फिर ये उसके अंग्रेजों के अधीन आ गया, नियमित तौर पर कर देना स्वीकार कर लिया। तो ये हो गया ढाल भूमि का कहानी, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। अगला जो हमारा राज्य है वो हम लोग बात करेंगे अब पोरहाट पे। तो पोरहाट पे हम लोग पिछले क्लास में ही बात किए थे कि इस समय यहाँ का राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ यहाँ का राजा बन गया था, और उसी के समय में अंग्रेजों का प्रवेश होता है सिंहभूम में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इससे देखिएगा, ये तो हम लोग देखे थे कि आने वाले समय में कि जैसे सरायकेला एक अलग राज्य बन गया, लेकिन ये पुराना राज्य था पोरहाट, और आगे चल करके ये पोरहाट कमजोर होता गया और सरायकेला मजबूत राज्य के तौर पर हो गया था, मतलब इससे बड़ा हो गया था, तुलनात्मक रूप से इससे बेहतर कंडीशन में आ गया था। तो जगन्नाथ ढाल था वो बेचारा क्या था कि इन लोग से परेशान था, कोल्हान से। ये हम लोग पिछले क्लास में भी देखें कि एक बार कोल्हान का जो हो लोग था, जैसे इन लोगों का अलग अपना था क्षेत्र, इधर वाला पश्चिमी सिंहभूम वाला क्षेत्र इधर का था, तो इन लोग भी घुस आता था और इधर मारकाट इधर करता था, छीना झपटी जो भी है कर लेता था, हथियार लेता था। तो जगन्नाथ सिंह जो चतुर्थ था वो दर्प नारायण नागवंशी शासक, उससे मदद मांगा था, दोनों का फौज गया था, लेकिन फिर भी दोनों पिटा के आ गया था। तो हम लोग देख रहे थे कि ये बिल्कुल कमजोर हो गया था। तो ये क्या किया देखिएगा कि 1767 में जब जगन्नाथ ढाल यहाँ का शासक नियुक्त हुआ, तो ये अपना एक प्रतिनिधि भेजा, ये अपना एक प्रतिनिधि भेजा था यहाँ पर। और यहीं पर क्या हुआ ना, अंग्रेजों का जो प्रतिनिधि था उसे जा करके उसका प्रतिनिधि बोल रहा है कि हमारे राजा हैं, वो भी आपके साथ इसी तरह का संबंध रखना चाहते हैं, कि वो भी इसी तरह आना चाहते हैं आपके साथ, कि जिस प्रकार आपने क्या किया यहाँ पे जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया और कर निर्धारित कर दिया और सुरक्षा की जिम्मेवारी ली, उसी प्रकार ये भी चाहते हैं। तो यहाँ वाला उतना इस पर दिमाग नहीं लगाया, बोला ठीक है कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में, ठीक है। तो 1700 वहाँ तक क्या हुआ, 1767 में इसके बाद पर इन लोगों ने, अंग्रेजों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान कब आया, जब 1773 में 5 साल के बाद, ठीक है, सॉरी 67 के बाद 1768 में ये जब मिलने के लिए गया ना, तब जाकर के वो मिदनापुर से जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अपने एक अधिकारी को भेजे कि जाइए अब जा कर के देखिए कि पोरहाट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे देखिए कि इन लोग का क्या स्थिति है और यहाँ पे मराठा का कितना इंटरफेरेंस है। वो वहाँ पर आया, सारा कुछ पता देखा, बोला कि नहीं इन लोग तो मतलब छोटा सा राज्य है, बहुत बड़ा है नहीं, बहुत कमजोर टाइप का राज्य है, और मराठा का प्रभाव यहाँ पे रहा नहीं। हालांकि इधर से गया था, आया था, लेकिन वैसा इन लोग का कभी प्रभाव नहीं स्थायी रूप से रह पाया। तो इन लोग भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
1773 में क्या हुआ कि पता चला कि जो व्यापारी लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे कि नमक लेना चाहिए था मिदनापुर से, बंगाल से, जो कि अंग्रेजों के क्षेत्र में था, लेकिन व्यापारी लोग क्या कर रहे थे कि बंगाल से ना लेकर के वो लोग ले रहे थे उड़ीसा से, और उड़ीसा से लेकर के इधर ये वाले सिंहभूम वाले क्षेत्र से होते हुए निकल जाते थे। तब इन लोग को, अंग्रेज लोग को समझ में आया कि नहीं ये तो हमारे लिए नुकसानदेह है। तब फिर क्या किया, तब फिर मिदनापुर से एक सैन्य अधिकारी को भेजा गया फॉर, क्या नाम था, फॉर 1773 में, तब जाकर के इनका एक अधिकारी को भेजा गया फोर्बिस नाम का। वो आया और इस राज्य को, पोरहाट के जो शासक थे उसको बोला कि भाई एक संधि पत्र हम लोग कर लेते, संधि पत्र साइन करते हैं या समझौता कर लेते हैं, ठीक है। और समझौते में क्या है कि भाई आपका क्या करिए, आपकी मदद हम लोग करेंगे, जब भी आपको आवश्यकता होगी मदद करेंगे, लेकिन बदले में ये है कि आप अपने राज्य में, हमारे राज्य के मतलब हमारे जो क्षेत्र के होंगे रैयत या व्यापारी, उसे आप अपने क्षेत्र में शरण नहीं देंगे, उधर से पार होने नहीं देंगे, इस टाइप का आप लोग रोक लगाइएगा। तो इस टाइप का दोनों के बीच संधि हो गया 1773 में। और टैक्स वगैरह आपका कोई बात नहीं हुआ कि अभी कोई टैक्स नहीं, कर निर्धारण इन लोग नहीं किया, बोला नहीं कर अभी हम लोग निर्धारित नहीं करेंगे, जब सुरक्षा का पूरा जिम्मेवारी लेंगे तब करेंगे। तो 1773 में हो गया, टैक्स वैक्स कुछ नहीं हुआ। 1793 में ऐसा ही संधि पत्र जो इसके साथ हुआ, वही संधि पत्र सरायकेला राज्य को भी करना पड़ा 1773 के बाद 1793 में। उसके बाद हो गया कि सरायकेला और पोरहाट दोनों राज्यों ने ऐसी संधि अंग्रेजों के साथ कर ली। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग 1803 पे। 1803 में क्या हुआ, सेकेंड अंग्रेज और मराठा का, एंग्लो मराठा होता है ना, आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेजों का और मराठा का युद्ध हुआ द्वितीय। तो उस समय में फिर यहाँ पे फरमान आया अंग्रेजों का कि आप अपने क्षेत्र में कोई भी मराठा, जो भी हमारा शत्रु है, कोई भी मराठा जो भी होंगे, उसे आप अपने क्षेत्र में शरण नहीं देंगे, अन्यथा हम लोग आप पर कार्रवाई करेंगे। ये तो बोला भाई ये तो पहले से बात डील था, इसमें ऐसा क्या नया है, तो हम लोग वैसे भी नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे फिर वही हो गया कि ये आया, लेकिन ये देखिएगा इस और हम लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेरेंस बढ़ने लगा था। 1809 में जो पोरहाट का राजा हुआ वो खुद ही जाकर के बोला अंग्रेजों से कि भाई आप क्या कीजिए, हमें सुरक्षा, मतलब हम ये बार बार हमारा जो आसपास का क्षेत्र है, जैसे कोल्हान वाला, हो देशम वाला जो लोग हैं, वो लोग बार बार आ जाता है और हम लोग पे आक्रमण करता है। इधर सरायकेला वाला राज्य भी प्रभावी ज़्यादा हो रहा है, वो भी हम लोग पे दबाव दे रहा है। सो आप क्या कीजिए, आप हमें अपने अधीन कर लीजिए, हम लोग आपके अधीन रहना चाहते हैं। वो बोला कि नहीं यार, ऐसा बेकार वाला बात है, छोड़ो हटाओ, अभी नहीं करना है। अभी उन लोग को, जैसे उन लोग को अभी जरूरत नहीं था तो वो लोग नहीं कर रहा था। तो 1809 में भले ही लोग पोरहाट राज्य का जो राजा था वो अधीन होना चाह रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया। जब 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा, मतलब अंग्रेजों का तीसरा जो युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज विजयी हुए। और उसके बाद अब स्थिति ये हो गई कि मुगल सल्तनत तो पहले ही समाप्त, मराठा जो थे केंद्र शक्ति, उसको भी हरा दिया। तो अब पूरे भारत में सर्वोच्च सत्ता के तौर पर अंग्रेजों का मतलब स्थापित हो गए वो लोग शक्ति के तौर पर, कि सर्वोच्च शक्ति भारत में अब यही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तब जाकर के इन लोग क्या किया, अब अपना बोला कि नहीं, अब हम लोग सरायकेला को, मतलब सिंहभूम वाला जो पोरहाट वाला है, सरायकेला है, इन लोग को मिला लेंगे, मतलब सराय कितना 1820 में। और उसके बाद फरवरी में 1820 में पोरहाट को इसके अधीन कर लिया
जाता है। शर्त वही सब, सुरक्षा प्रदान करेंगे, शत्रु वगैरह को नहीं रखना है, नहीं करना है, ठीक है। और देखिएगा इन लोग को रखने का मतलब अपने अधीन करने का क्या उपाय था कि मात्र बोला कि भाई लगान के तौर पे कितना लिया जाएगा, मात्र 101 रुपया, 101 रुपया प्रति मतलब वर्ष, वार्षिक तौर पे 101 रुपया मात्र लगान पे पोरहाट राज्य को शामिल कर लिया गया और वहां पे अपने अंग्रेज अधिकारी तैनात कर दिए गए। जो ये था पोरहाट वाला राजा, वो भी दिमाग लगाए हुए था। वो भी ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों पे सिर्फ मिलना चाह रहा था, वो भी अपना कुछ सोच के रखा था कि अगर मिल जाएंगे तो ये काम हमको इन लोग से निकलवाना है और उससे निकलवाएंगे। तो वो 3 काम सोच के रखा था। पहला तो वो सोचा था कि भाई इन लोग से मिल लेंगे और इस सरायकेला को हड़प लेंगे, लेकिन अंग्रेज इसके लिए साफ मना कर दिए, बोले ये ऐसा ठीक बात नहीं है, ये संभव नहीं है। दूसरा क्या था कि इन लोग से मिल करके पोरहाट का जो राजा था वो बेचारा था निसंतान। अब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि उनकी जो कुल देवी थी, पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, कुल देवी जो थी पौरी देवी, उसकी मूर्ति चोरी हो गई थी। और ये जो भाई साहब सरायकेला के जो राजा थे, उन्होंने कुंवर बोल लीजिए, मतलब जो इसके जो राजा थे, उन्होंने क्या की थी, वो मूर्ति खरीद ली थी। अब इसका पोरहाट राजा का था डिमांड कि भाई अंग्रेज क्या करे, हमारा जो कुल देवी का जो मूर्ति है, जिसके वजह से वो अपशगुन मान करके मेरा मतलब वो संतान नहीं हो रहा है, तो वो मूर्ति मुझे सरायकेला राज से मंगवा दे। अंग्रेजों ने इसमें सहमति भर दी और बाद में अजम्बर सिंह नाम था, उन्होंने उससे ये मूर्ति मंगवा दिए, पोरहाट राज को दिलवा दिए इस राजा को। इस समय में जो साइन करने वाले थे वो घनश्याम सिंह नाम था पोरहाट राजा का, इनका नाम है घनश्याम सिंह, ठीक है। इन्होंने मतलब अंग्रेजों ने अजम्बर सिंह से पौरी देवी की मूर्ति मंगवा करके घनश्याम सिंह को दिलवा दी। तीसरा क्या था कि तीसरा इन लोग के विचार में था पोरहाट राज्य के इससे शामिल होने के लिए, कि दिमाग में था कि जो हो लोग है कोल्हान वाले क्षेत्र वाला लोग, उन लोग को क्या करेंगे, अपने अधीन लाएंगे। और इसमें भी इन लोग को अंग्रेजों ने काफ़ी सहायता किया है। इसमें हम लोग कोल्हान वाले में देखते हैं। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग कोल्हान वाला को बात करेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ देख लीजिए, इसे मिटा दे रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। कोल्हान वाला क्षेत्र, कोल्हान वाला क्षेत्र वही है कि ये बेचारे लोग क्या थे, शुरुआत में ये तो किसी के अधीन कभी रहे ही नहीं, हो लोग थे वो स्वतंत्रता प्रेमी। ये तो हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि ये स्वतंत्र रहे हमेशा से। तो जब ये स्वतंत्र रहे तो जब कोई बोले कि हमारे अधीन आ जाओ तो ऑब्वियस से किसमें विरोध होगा। और इन लोग का मानना था कि हमारा तो इतिहास बहुत पुराना है और हम लोग कभी किसी के गुलाम रहे भी नहीं है या किसी के अधीन रहे भी नहीं है, तो ये पोरहाट राज्य के अधीन हम लोग क्यों चले जाएं। ऐसा था कि कभी होता था तो दोनों बराबर समतुल्य राजा माना जाता था। ऐसा नहीं है कि पोरहाट राज्य के अधीन में था, लेकिन इसका कहना था कि नहीं, वो लोग मेरा कभी प्रजा हुआ करता था, तो इसीलिए उस पर मेरा अधिकार है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 1820 में ये संधि कब कर लेता है, 1820 में लोग संधि कर लेता है। उसी समय में देखिएगा कि यहाँ पर तब जाकर के अंग्रेज यहाँ पर सहायता देता है। इनका फौज और अंग्रेजी फौज, रफसेज अंग्रेज अधिकारी थे, रफसेज के नेतृत्व में क्या किया जाता है कि कोल्हान में अटैक किया जाता है। तो कोल्हान में शुरुआत में उन लोग शांत रहता है, लेकिन बाद में जब फौज पहुंच जाता है रोरो नदी के तट पर, ये सबसे 1820 का घटना है ना। तो रोरो नदी के जब तट पर पहुंच जाता है तब हो लोग उस पर आक्रमण कर देते हैं। कहा जाता है कि खूब भीषण युद्ध हुआ, यहाँ के कितने अंग्रेज मर गए, लेकिन लास्टली क्या हुआ कि बेचारे ये कोल्हान में हो लोगों की
पराजय हो जाती है, वे लोग हार जाते हैं। हारने के बाद ही क्या होता है ना कि ये कोल्हान है तो इसमें सिर्फ उत्तरी भाग, ठीक है, कोल्हान में देख लीजिए तो इस साइड वाला जो पार्ट था, इधर वाला लोग, ये क्योंझर उंझर वाला वो दक्षिण हो जाएगा ना उधर, तो उस साइड जो है उड़ीसा वाला साइड, वो सब इसका अधीनता नहीं स्वीकार किया। उत्तरी वाला लोग था, उत्तरी कोल वाला लोग, ये लोग बोला कि ठीक है हम लोग समझौता कर लेते हैं, मतलब ये वाले पार्ट में, उत्तर वाला, इधर वाला पार्ट लोग अधीनता स्वीकार कर लिया और इन लोग अब बोला कि ठीक है हम लोग कर देंगे किसको, पोरहाट राज्य को, पोरहाट राज्य को कर देने के लिए तैयार हो गया। तब ये तैयार हो गया तो वापस चला गया, रबशेष था वो वापस चला गया। लेकिन जैसे ही ये वापस गया, इन लोग जो दक्षिण वाले हो लोग थे, ये लोग इन लोग को मारने पीटने लगे कि भाई तुम लोग काहे कर देने के लिए तैयार हुआ, क्यों अधीनता स्वीकार किया। तो यहाँ वाला लोग फिर वापस कर देना बंद कर दिया और ये लोग फिर मिल करके यहाँ पर पोरहाट में आक्रमण करने का प्लान बनने लगा। वो लोग अपना फिर से इधर भी इंटरफेयर करने लगा। तब जाकर के फिर से अगले साल 1821 में रिचर्ड नाम था, कि रिचर्ड के नेतृत्व में फिर से सेना आता है, अंग्रेज अधिकारी मतलब अंग्रेजी सेना फिर आ जाता है और इन लोग के साथ मिलकर के अबर इन लोग से फिर लड़ाई करता है। तब जाकर के 1821 में लास्ट में फिर ये लोग का पराजय हो जाता है हो लोगों का, और अबर में संपूर्ण जो था पूरा कोल्हान वाला क्षेत्र पूरा कंप्लीट, ठीक है, सभी कोई कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई ठीक है हम लोग कर देंगे। कर का निर्धारण इस प्रकार किया गया था कि अभी शुरुआत में क्या हुआ था कि 50 पैसा 8 आना, ठीक है, 50 पैसा प्रति हल, मतलब जितने भी वहाँ पे हल हैं, हल मतलब कि एक किसान जो है वो 50 पैसा देगा और अगले वर्ष से 1 रुपया प्रति हल। इस टाइप का समझौता हो गया 1821 में। लेकिन यहाँ पे फिर जाकर के ये क्षेत्र, अब देखिएगा ये सारा क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया था। लेकिन ये 1821 वाला जो था समझौता बहुत ज़्यादा तो ये चल नहीं पाएगा, हालांकि वो हार गए, सैन्य कार्यवाही के द्वारा वे थोड़े से शांत पड़ गए या बोल सकते हैं नरम पड़ गए, ढीले पड़ गए। लेकिन आगे चल के देखिएगा 1831-32 में फिर से इनका विद्रोह होता है। शर्त इनका साथ साथ बहुत सारा रख दिया गया था ना, शर्त इनका रख दिया गया कि आगे से चल करके क्या होगा कि कभी भी अपने शत्रु को यहाँ पर पनाह होने नहीं देंगे, इधर आक्रमण नहीं करेंगे, अंग्रेजी सेना के अंग्रेजी ब्रिटिश के प्रति वफादार बने रहेंगे, और जो चोर बदमाश होंगे डकैत होंगे अपने राज्य में उसको पकड़ करके सरकार के मतलब कंपनी के हवाले कर देंगे, अपने बच्चों को हिंदी उड़िया में शिक्षा ग्रहण के लिए बढ़ावा देंगे, और आगे अगर कभी वैसा उत्पीड़न होता है तो तुरंत हथियार नहीं उठा लेना है, हथियार नहीं उठाना है, जाकर के कंपनी से फरियाद करना है, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से है जैसा कि अभी है। तो उस टाइप का था, ये कंडीशन रखा गया, वो लोग मान भी लिया। लेकिन आगे चल करके बहुत दिन ये टिका नहीं, 31-32 में फिर से विद्रोह हो जाता है। वो हम लोग विद्रोह वाले जब नेक्स्ट मतलब 1-2 क्लास के बाद जब हम लोग विद्रोह पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब सारा विद्रोह में फिर वो आएगा, 31-32 वाला हम लोग देखेंगे कोल विद्रोह, तब हम लोग उस पर बात करेंगे। अभी सिर्फ प्रवेश हम लोग देख रहे थे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कब कब प्रवेश किया। तो ये वाले क्षेत्र में आप लोग देखें कि सिंहभूम वाले क्षेत्र में प्रवेश हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजी सेना पलामू में प्रवेश किया, छोटा नागपुर में प्रवेश किया, रामगढ़ में प्रवेश किया, ये हम लोग देखेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।